चलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। आपको दिख रहा होगा मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास होगी जबरदस्त तरीके से। और हाँ, बहुत बढ़िया वॉइस आ रही है, खरक रही है, कोई बात नहीं। चलो यहां पर आप सबको मैं बता दूं बहुत प्यारा सा आज का बच्चे जो पार्ट 1 है, क्या है पार्ट 1, बहुत जबरदस्त होने वाला है पार्ट 1, बस सब लोग जुड़े रहना। चलिए मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले मैं आपको शुरू करता हूं क्लास को बहुत ही अच्छे से, जिसमें आप सबने पढ़ा होगा, जाना भी होगा। उस टॉपिक का नाम होगा हमारे साथ, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक, जो राष्ट्रीय प्रतीक होगा ना बच्चे, वो हमारा टॉपिक का नाम होगा, लिख लेना राष्ट्रीय प्रतीक। और राष्ट्रीय प्रतीक में बहुत प्यारे प्यारे सवाल आपको बनेंगे जो आपने कहीं पर भी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। अरे यार साउंड 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 चिल्ला रहे हो, सब बच्चों को दिख रहा है और तुम लोगों को साउंड प्रॉब्लम हो रही है, अजीब इंसान हो यार, ठीक है। राष्ट्रीय प्रतीक मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 1 चलने जा रहा है। बिल्कुल वॉइस अगर आ रहा है तो बच्चे क्यों आप कह रहे हो, आ रहा है ना प्रॉपर, वेरी गुड। राष्ट्रीय प्रतीक में सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चे, तो याद कर लेना नंबर 1 पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्या, राष्ट्रीय विरासत पशु। राष्ट्रीय विरासत पशु, इतनी अच्छे तरीके से आपको जानकारी मिलेगी कि आप खुद ही कहोगे कि हां भाई कुछ हमने आज पढ़ा है। और राष्ट्रीय विरासत पशु को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नेशनल हेरिटेज एनिमल। नेशनल हेरिटेज एनिमल, क्लियर है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, शाबाश। साउंड क्लियर बट दिख नहीं रहा बच्चे, दिख तो रहा है प्यारा सा, ठीक है। थोड़ा बाहर असल में एक स्लेब पड़ रही है तो उसी की मशीन गड़गड़ाहट आ रही है, ठीक है, याद कर लेना। अब बच्चे सुन लो, नेशनल हेरिटेज एनिमल, इसे राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया गया, तो याद कर लेना 13 अक्टूबर 2010। 13 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय विरासत पशु बच्चे घोषित किया गया। किसे, हाथी को। किसको, हाथी को। जो एलिफेंट होता है, एलिफेंट बच्चे, हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु एक प्रकार से आप बता सकते हो कब घोषित किया गया। यह घोषित किया गया 13 अक्टूबर 2010 को। कब घोषित किया गया, 13 अक्टूबर 2010 को, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब सुन लो होगा क्या, एक प्रकार से सरकार ने जो जंगली क्षेत्रों में रहने वाले हाथियों की, होता क्या है ना, लोग तो शिकार करने जाते, जैसे राजा महाराजा शिकार करते थे, उसी प्रकार सोचते भाई साहब कि एक प्रकार से शिकार हो जाए। तो जब शिकार हो जाए, मामला जब बनता है, तो होता क्या बच्चे कि हाथी का भी लोग शिकार कर देते। इसलिए सरकार ने हाथियों के संरक्षण के लिए, यहां पर बहुत प्यारा सा सवाल बनेगा, हाथियों के संरक्षण के लिए एक बच्चे प्रोजेक्ट चलाया गया। उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट एलिफेंट, याद कर लेना, प्रोजेक्ट एलिफेंट, जबरदस्त तरीके से याद कर लेना। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है बच्चे, हाथियों के बचाव के लिए, हाथियों के संरक्षण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट चालू किया गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट। और प्रोजेक्ट एलिफेंट बच्चे किस वर्ष स्टार्ट किया गया, ये भी याद कर लेना, 1992, 1992 में बच्चे प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया गया हाथियों के बचाव के लिए। अब सुन लो भाई, प्रत्येक वर्ष विश्व हाथी दिवस कब मनाते हैं भैया, प्रत्येक वर्ष विश्व हाथी दिवस कब मनाते हैं, तो यहां पे लिख लेना क्या, 12 अगस्त। 12 अगस्त, 12 अगस्त का मतलब है क्या, विश्व हाथी दिवस। तो विश्व हाथी दिवस कब हुआ बच्चे, 12 अगस्त हो गया। बहुत जबरदस्त तरीके से सारे सवाल बताऊंगा, और ऐसे ऐसे सवाल हैं जो आपने कभी पढ़े ही नहीं होंगे भाई, ठीक। चलो, और एक जगह सारी चीजें मैं आपको क्या कर दूंगा, उपलब्ध करा दूंगा। अब सुनो, अब बात आएगी सर्वप्रथम हाथी के साक्ष्य कहां पर मिले थे।
हाथी के साक्ष्य कहां मिले थे, तो ये भी सवाल पेपर में, हर चीज यहां पे रिलेट होगी भाई साहब। सर्वप्रथम साक्ष्य, सर्वप्रथम साक्ष्य, सर्वप्रथम साक्ष्य का मतलब आप समझ रहे हो मेरे लाल, कि पता कैसे चला था कि हां भाई इस पृथ्वी पर हाथी भी है, इस पृथ्वी पर हाथी भी है। तो सबसे पहले जो साक्ष्य मिले थे याद कर लेना, कब, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी बच्चे, लिख लेना, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर, याद कर लेना। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर किसके साक्ष्य मिले थे सबसे पहले बच्चे, हाथी के भी मिले थे। हाथी के सबसे पहले साक्ष्य जो दिखाई दिए थे वो कहां पे दिखाई दिए थे, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लियर है, बहुत बढ़िया। साक्ष्य क्या होता है, ड्रीम आईएएस बेटा, साक्ष्य वो होता है एक प्रकार से सबूत, सबूत एक प्रकार से सबसे पहले जो चीज हमें दिखाई दी है, ठीक है, याद कर लेना। अब बताओ भाई साहब, उस हाथी का नाम बताओ, उस हाथी का नाम बताओ जिसे देवता इंद्र अपने वाहन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो सबको पता है ये जो हाथी है ना बच्चे, हाथी, इसी में से एक हाथी था जिसका नाम था एरावत। क्या नाम था, एरावत। एरावत जो था वो बच्चे इंद्र का वाहन था। जो भगवान इंद्र हैं, इंद्र का वाहन, इंद्र का वाहन बच्चे किस हाथी को कहा जाता, एरावत को। एरावत क्या है बच्चे, एरावत एक प्रकार से हाथी है। कौन सा हाथी बच्चे, इंद्र का एक प्रकार से वाहन है, उसका नाम है एरावत। क्लियर है, बहुत बढ़िया, सब पास। अब पेपर में सवाल सबसे पहला जो एक सवाल पूछने जा रहा हूं, बताना सब लोग, देश का पहला हाथी गांव, देश का पहला हाथी गांव बच्चे कौन सा है, देश का पहला हाथी गांव कौन सा है, पहला हाथी गांव आखिरकार देश का बच्चे कौन है, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, सब बास। देश का मतलब इंडिया का बच्चे, इंडिया का। तो तुमने सुना होगा जिसका नाम है कुंडा, इस गांव को बोलते हैं कुंडा गांव, और कुंडा गांव पड़ता है आरजे। आरजे मतलब होता है राजस्थान, और किस जिले में, तो आमेर जिला, राजस्थान का आमेर जिला कुंडा गांव देश का पहला एलिफेंट विलेज, देश का पहला हाथी गांव घोषित किया गया। और यह घोषित कब किया गया, 20 जून 2010 को, 20 जून 2010 को। एक एक सवालों को भाई साहब निचोड़ देंगे हम, चाहे वो हाथी पढ़ रहे हो आप, चैप्टर क्या पढ़ रहे हो, राष्ट्रीय प्रतीक, लेकिन राष्ट्रीय प्रतीक भी बिल्कुल एक प्रकार से अलग तरीके से होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो पहले तो मुझे कमेंट करके सारे बच्चे बताएं, और जितने भी लोगों ने अभी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया वो सारे के सारे बच्चे वीडियो को लाइक शेयर करते। एक बच्चा कह रहा मिस्टर आयरन स्टडी, सिंधु सभ्यता कब से कब तक, बच्चे सिंधु सभ्यता का टाइम पीरियड में बहुत विवाद है, लेकिन जो मानी जाती है ना वो 2500 से, कब से कब तक मानी जाती है, 2500 ईस्वी से, ईस्वी नहीं बीसी से, 2500 ईस्वी से 1500 बीसी। बच्चे 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व हमने इसलिए लिखा क्योंकि मेरे लाल ये उल्टा चलता है और ईस्वी आगे चलता है। भाई साहब मजा आए ना तभी वीडियो लाइक करिएगा, जितने भी लोग देख रहे हो, ना समझ में आए मत लाइक करिएगा। सब बच्चे कह रहे पीडीएफ कहां मिलेगा, गूगल प्ले स्टोर से फिनिक्स एकेडमी उन्नाव डाउनलोड कर लो। सबके लिए खुशखबरी, वहां पर कल से चालू होने जा रही है मास्टर क्लास। जैसे ही इस आप ऐप को डाउनलोड करोगे, आप माई कोर्स में जाओगे, मास्टर क्लास सबको दिख रहा होगा, वो भी फ्री में, सारे बच्चों को फ्री में दिख रहा होगा। बस ऐप को डाउनलोड करने की देरी है। ठीक है, तो आशा करते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ जल्दी से। बहुत बढ़िया, क्लियर हो गई बात, शाबाश शाबाश मेरे लाल।
अभिषेक जोशी जी आप आराम से बैच ले सकते हो, कुछ भी हो यार, ठीक है। हाँ, संदीप पंजाब से प्रणाम, धन्यवाद धन्यवाद, पूरे पढ़ते चलो क्लास। नेक्स्ट अगला जब हम लोग बच्चे यहां पे पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे क्या, राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग, ये थोड़ा सा बोर्ड आज नया है, यहां पर पहली बार मैं क्लास ले रहा हूं तो मुझे थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, लेकिन परेशान मत होना। पंचांग को बच्चे दिख तो रहा ही होगा, राइटिंग ज्यादा अच्छी नहीं आ रही होगी क्योंकि पहली बार इस बोर्ड का मैं प्रयोग कर रहा हूं, ठीक है। पंचांग को बच्चे इंग्लिश बोलते हैं कैलेंडर, क्या बोलते हैं, कैलेंडर। तो राष्ट्रीय पंचांग बच्चे देश का क्या है, राष्ट्रीय पंचांग किसे घोषित किया गया, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब सुन लो, पहला सवाल तो पेपर में आएगा, राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया भाई, राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया, तो लिख लेना 22 मार्च 1957, 22 मार्च 1957। अब बात आती है बहुत प्यारी सी कि राष्ट्रीय पंचांग बच्चे कौन से संवत को कहा गया, तो कहने का मतलब है राष्ट्रीय पंचांग कहा गया किस संवत को, तो याद कर लेना बच्चे, शक संवत को। किसको कहा गया, शक संवत को, क्या, राष्ट्रीय पंचांग, ये संवत होते थे। अब यहां पर बहुत प्यारा सा समझ लेना, शक संवत को कहा गया, अपनाया गया, क्लियर हो गई बात। अब शक संवत जो होता है ना, उसका टोटल इसमें भी 12 महीने होते, ये हिंदी का कैलेंडर होता, और जनवरी फरवरी वाला इसमें भी बच्चे 12 महीने होते हैं, जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक होता है। तो कहने का मतलब है कि शक संवत का पहला महीना कौन और अंतिम महीना कौन, पहला महीना कौन, तो पहले महीना जो शक संवत का है बच्चे उसको हम लोग बोलते हैं चैत्र, और जो अंतिम महीना जो 12वां महीना कहा जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फागुन, याद कर लेना, चैत और फागुन, ठीक है। ये पहला हो गया, ये अंतिम हो गया। अब सवाल समझो बहुत ध्यान से, क्या आएगा, शक संवत मेरे लाल कब से शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ शक संवत, तो लिख लेना 78 ईस्वी, 78 ईस्वी। तो 78 ईस्वी को शक संवत की बच्चे क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। 78 ईस्वी को आखिरकार ऐसा क्या हुआ था, तो बच्चे याद कर लेना, एक थे कुषाण वंश के राजा, कुषाण वंश के राजा, कुषाण डायनेस्टी। तो कुषाण वंश के जो राजा जो शासक थे जिनका नाम था कनिष्क, जिनका नाम था कनिष्क, कुषाण वंश के राजा कनिष्क का राज्यरोहण हुआ था, राज्यरोहण हुआ था बच्चे। कुषाण वंश के राजा बच्चे जो कनिष्क थे उनका राज्यरोहण कब हुआ था, तो याद कर लेना 78 ईस्वी को, इसीलिए शक संवत मनाया जाता है 78 ईस्वी को, ठीक है। हर एक सवाल बताएंगे बच्चे। अच्छा, किसी भी बच्चे को हिंदी में 12 महीने आते हैं, किसी भी बच्चे को 12 महीने हिंदी में आते हैं, बताओ। हाँ, चैत फागुन 2 बता दिए हमने, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादव, अश्विन, कार्तिक, पौष, मार्गशीर्ष, ये होते बच्चे हमारे के सारे सारे क्या, एक प्रकार से 12 महीने। सर इतनी एनर्जी के लिए क्या खाते हो बच्चे, आप सबके बस संख्या, आप सबका प्यार, वही मेरे लिए डोज हो जाती। बहुत पहली बार हमें लगता हिंदी बोर्ड पे मैं आपको यहाँ पे टीचिंग करा रहा हूं, ठीक है। हाँ, अच्छा आते थे लेकिन भूल गए, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं बच्चे। जो मास्टर क्लास है सारा ऐप पर आएगा, फ्री आएगा, ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लेना। अब सुन लो, इसी तरह एक संवत पेपर में और पूछा जाता है, उसका नाम है विक्रम संवत। क्या नाम है बच्चे, विक्रम संवत। पेपर में विक्रम संवत के बारे में भी पूछा जाता है, और विक्रम संवत को हम लोग बोलते हैं 57 या 58 बीसी। इसका मतलब है बच्चे 57 या 58 बीसी, इसका मतलब है कि ये उल्टा चलता था, शक संवत आगे चलता था, ये उल्टा चलता था, क्लियर है। या राज्यरोहण क्या है सर,
राज्यरोहण उस्मान बेटा ये है कि जब जो कुषाण वंश का राजा कनिष्क था ना, वो अपनी गद्दी पर उस दिन विराजमान हुआ था, बैठा था, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, राज्य रोहण। याद कर लेना, ठीक। और जो ये विक्रम संवत है ये कब चालू हुआ था बच्चे, 58 बीसी को। और बच्चे ये किस उपलक्ष्य में चालू हुआ था, लिख लेना। उज्जैन के स्थानीय राजा जो लोकल किंग है, उज्जैन के स्थानीय राजा ने, उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों को हराया, शकों को हराया। तो उज्जैन के जो राजा थे बच्चे, स्थानीय राजा ने किसको हराया था, शकों को। तभी चालू क्या हुआ था, विक्रम संवत। और लोग कंफ्यूज हो जाते, क्या कंफ्यूज हो जाते बच्चे, कि शक को हराने के उपलक्ष्य में शक संवत, जो कि गलत है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, चारों में से अलग है, बहुत बढ़िया। सब बस बच्चे अपना क्लास लिख लेना, डेली शाम 7 बजे फिनिक्स एकेडमी पर होगा। फिनिक्स एकेडमी पर डेली शाम 7 बजे होगा, जिसमें मैं आपको ये नीली वाली भी बुक करेंगे और ग्रीन वाली भी बुक भी करेंगे। टाइम जिसको अगर नोटिफिकेशन नहीं भी जा रहा है तो 7 बजे उपस्थित हो जाना, ठीक है। जब मैराथन होगी तो मैराथन बता देंगे। संवत का मतलब क्या होता है मेरे लाल भाई, यार एक प्रकार से पूरा संवत नाम दिया गया, ठीक। चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं जल्दी से बच्चे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हाँ फटाफट जल्दी ले लो बच्चे। हो गया, चलो चलो मेरे लाल, बहुत प्यारा, शाबाश। अगला बढ़ते बच्चे, यहां पे लगा लेना राष्ट्रीय पशु, नेशनल एनिमल, राष्ट्रीय पशु, नेशनल एनिमल, ठीक। और जब राष्ट्रीय पशु को करेंगे तो बहुत मजे से, सबको पता है राष्ट्रीय पशु जो पहले था, पहले बच्चे जो था उसका नाम था शेर। शेर जो वर्तमान में है, वर्तमान में उसका नाम है बाघ। क्या नाम है, बाघ, टाइगर। बाघ का अगर मैं यहां पर तुमसे कह दूं वैज्ञानिक नाम क्या है तो सब बता सकते हो, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस। ये बच्चे बाघ का वैज्ञानिक नाम हो गया, ये बाघ का वैज्ञानिक नाम हो गया, याद कर लेना, ठीक। अब जो राष्ट्रीय पशु बाघ घोषित किया गया, बाघ, वो किस वर्ष घोषित किया गया, ये घोषित किया गया 1972, 1972 में। क्लियर। जो शेर बच्चे, पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर होता था। शेर कैसे, तो ये भी समझ लो, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। उज्जैन के राजा का नाम बच्चे, हाँ उज्जैन के राजा का जो नाम था वो बोलते थे विक्रमादित्य के नाम से वो जाने जाते थे। अब सुन लो, जो शेर था, शेर बच्चे कब तक रहा, तो मैं इतना बता दे रहा हूं, 1967 तक, 1967 तक रहा भारत का राष्ट्रीय पशु। अब बात आती है कि आखिरकार इतने समय ही क्यों रहा, क्योंकि बच्चे शेर की जो संख्या थी, शेर की जो संख्या थी वो सिर्फ और सिर्फ गुजरात में थी। कहां पर थी, गुजरात में। तो गुजरात, ओनली गुजरात, सिर्फ और सिर्फ शेर की संख्या गुजरात में होने के कारण इसको राष्ट्रीय पशु का दर्जा ले लिया गया, और राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे दिया गया किसे, बाघ को। किसे दे दिया गया, बाघ को। क्लियर है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। शेर को ही सिंह कहते हैं, परेशान ना हो, ठीक। अब सुन लो बच्चे, होता क्या था, होता क्या था, जो शेर था एक प्रकार से जो टीपू सुल्तान था, टीपू सुल्तान अपने शासन काल में जो एक प्रकार से
प्रतीक चिन्ह यूज करता था, वो यूज करता था बच्चे किसका? बाघ का। इसीलिए टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहा जाता था। जो मैसूर के राजा थे टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान को क्या बोलते थे? शेर ए मैसूर। याद कर लेना, शेर ए मैसूर किसे कहते थे? तो शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाते थे कौन? टीपू सुल्तान, जो बच्चे मैसूर के राजा हुआ करते थे। क्लियर है? चलो, वॉइस प्रॉब्लम होने लगी। एक ही बंदे को वॉइस प्रॉब्लम हो जाती, सबको नहीं होती है ना? सुन लो, जिस प्रकार हाथी को बचाने के लिए, हाथी को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट चालू किया गया था, एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992, उसी प्रकार बच्चे क्या किया गया? तो याद कर लेना, बाघ को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर। और प्रोजेक्ट टाइगर जो स्टार्ट किया गया, जिस वर्ष बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था बच्चे, उसके अगले वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना शुरू कर दी गई। याद कर लेना। अब तुमसे कह दिया जाए, बाघों की संख्या पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कहां पर है? तो आप सब बता सकते हो बच्चे, भारत में सबसे ज्यादा, भारत में सबसे ज्यादा टाइगर हैं। अगर यहीं पे तुमसे कह दिया जाए कि टाइगर स्टेट किसे बोलते हैं, टाइगर स्टेट किसे बोलते हैं, तो आप सब बता सकते हो एमपी, मतलब मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। फिर तुमसे कहा जाए, अगर भारत में बाघ की कितनी प्रजातियां हैं? भारत में बाघ की प्रजाति, तो बच्चे भारत में जो बाघ की प्रजाति पाई जाती हैं वो टोटल पाई जाती कितनी? 8। ये बाघ जो है पीले रंग वाला होता है बच्चे, पीले रंग वाला, उस पे धारीदार लोम चर्म धारी बनी होती है। भारत में जो 8 प्रजाति पाई जाती हैं, ठीक, और 8 प्रजाति टोटल है कितनी? 8 प्रजाति टोटल है। और भारत में यहां पे इसको हटा दो, भारत में टोटल बाघ की प्रजाति कितनी है? 8। 8 प्रजातियों में एक प्रजाति का नाम है रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर। तो रॉयल बंगाल टाइगर को बच्चे भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है कितनी प्रजातियों में से? 8। और 8 प्रजातियों में सबसे इंपॉर्टेंट प्रजाति कौन है जो भारत में पाई जाती? रॉयल बंगाल टाइगर। इसे ही बच्चे एक प्रकार से भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। तो कमेंट करके मुझे बताओ कि आप सबको ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ, फटाफट फटाफट बताओ। बहुत बढ़िया, शाबाश भाई मेरे। कमेंट तो आप करोगे ही, साथ में क्या आप सब वीडियो को लाइक नहीं करोगे? भाई लाइक करने भी तो जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो साथियों के साथ। कह दो एक बेहतरीन कक्षा से जुड़ने के लिए आप सब जुड़ जाओ, है ना? अपने अपने कमेंट भी दो। मजा आ रहा है ना? फुल हर एक चीज सिखाएंगे यार, हर एक चीज जो तुमने अभी सीखी नहीं है। चलो आगे बात समझ में? शाबाश शाबाश बच्चे। क्लियर? शाबाश। चल आगे, अगला। अब बच्चे राष्ट्रीय पशु तो हो गया, अब बात आती है किसकी? राष्ट्रीय पक्षी की, नेशनल बर्ड। राष्ट्रीय पक्षी, बात आती है राष्ट्रीय पक्षी की। अब देखो वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही होगी, अब खड़खड़ा नहीं रही होगी, क्योंकि वो मशीन अब बंद हो गई है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त, शाबाश। चलो
राष्ट्रीय पक्षी क्या होता बच्चे? तो राष्ट्रीय पक्षी याद कर लेना मोर। क्या होता है? मोर। क्लियर है? याद कर लेना। दूसरी बात बहुत अच्छे से याद कर लेना, मोर किस देवता का वाहन है? मोर किस देवता का वाहन है? तो गणेश जी के भाई हैं जिनका नाम है कार्तिकेय। तो कार्तिकेय का वाहन का नाम क्या बच्चे? कार्तिकेय के वाहन का नाम है क्या? मोर। क्लियर है? क्या नाम है? मोर। क्लियर है? हर एक सवाल समझोगे आप। अब राष्ट्रीय पक्षी मोर कब घोषित किया गया बच्चे? तो आप सब बता सकते हो। मोर को राष्ट्रीय पक्षी जो घोषित किया गया वो 1963 में किया गया। मोर का अगर वैज्ञानिक नाम पूछा जाएगा, वैज्ञानिक नाम, तो याद कर लेना पाओ क्रिस्टेसस। पाओ क्रिस्टेसस। तो जो पाओ क्रिस्टेसस है बच्चे, वो मोर का वैज्ञानिक नाम हो गया। क्लियर है? अब जो मोर जो होता है, एक होता नर मयूर और एक होता मादा मयूर। नर मयूर ज्यादा सुंदर होता है, मादा मयूर कम सुंदर होता है। ठीक। अब एक सवाल पेपर में क्या पूछा गया? तो बच्चे ये पूछा गया, नर मयूर का रंग कैसा होता है? बताओ, नर मयूर का रंग कैसा होता है? इस सवाल को बच्चे यहां पर बताना पड़ेगा कि नर मयूर का कलर क्या होता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अभी और तुमको बताएंगे। भारत का तो राष्ट्रीय पक्षी है मोर। अब बात आती है बहुत अच्छे से सवाल की, इसके पहले मतलब किसके पहले? भारत के पहले। इसके पहले कौन से देश ने इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? यह सवाल बन गया। तो दो सवाल तुम्हारे हो गए। नर मयूर का रंग, हां अभी किसी का आंसर नहीं आया, देखो किसी का नहीं आएगा बच्चे, ये हाल है। ब्लू 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 भाई साहब, इसीलिए कह रहे हैं। बहुत बढ़िया। चलो, हाँ, नर मयूर का रंग ब्लू होता है, याद कर लेना। और दूसरी बात, अगर तुमसे कहा जाए मादा मयूर का रंग, मतलब जो फीमेल पिकॉक है, मादा मयूर का रंग, तो याद कर लेना मादा मयूर का रंग बच्चे ब्राउन होता है, जिसको हम लोग भूरा कहते हैं। क्या होता है? भूरा, जिसको हम लोग ब्राउन कहते हैं। इसके पहले बच्चे भारत के अलावा एक जो देश है जिसका नाम है म्यांमार, उसने मोर को अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। भारत के पहले म्यांमार ने अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। किसे? मोर को। अगर मैं यहां पे किसकी बात कर लूं? म्यांमार की। तो म्यांमार की अगर तुमसे कैपिटल में पूछ दूं तो आप सब बता सकते हो, नाय पायती। नाय पायती, ये म्यांमार की बच्ची क्या है? राजधानी। अगर मैं तुमसे कह दूं म्यांमार का प्राचीन नाम, ओल्ड नेम बता दो, तो म्यांमार का प्राचीन नाम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बर्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्मा। अगर मैं तुमसे कह दूं बर्मा की कैपिटल तब क्या हुआ करती थी, तो बर्मा की कैपिटल होती थी रंगून। क्या होती थी? रंगून। आज के समय म्यांमार है। ठीक है, आज के समय म्यांमार है। बहुत बढ़िया। क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बताने जा रहा हूं मैं। भारत पर 326 ईसा पूर्व में विजय निशानी के तौर पर, विजय निशानी के तौर पर विजय निशानी के तौर पर बच्चे कौन मोर को अपने साथ ले गया? भारत विजय किया था उस शासक ने जिसको बच्चे वो अपने साथ ले गया। ठीक, हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश। आकृति बेटा का बिल्कुल करेक्ट है बच्चे, 100% राइट आंसर है सिकंदर। सिकंदर महान, क्या नाम है? सिकंदर महान। जो सिकंदर महान था बच्चे,
वो एक प्रकार से 326 ईसा पूर्व में जब भारत को विजय किया था ना, तो मोर को अपने साथ भारत से लेकर चला गया था, किसका, भारत की विजय स्मृति के तौर पर। तो फटाक से कमेंट करके बताओ कि आपको यह भी समझ में आ गया। आप सब देख लो बच्चे कितने पढ़ चुके हो। सबसे पहला आपने पढ़ा था राष्ट्रीय विरासत पशु, अगला भी नंबर डाल दें राष्ट्रीय पंचांग हो गया, अगला नंबर डाल दें राष्ट्रीय पशु हो गया, अगला नंबर डाल दें राष्ट्रीय पक्षी हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है मेरे लाल, आप पढ़ जरूर रहे हो, कोई उस तरीके से नहीं पढ़ रहे हो कि एक सवाल डायरेक्ट तुमको बताया राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, खत्म। नहीं यार, वो बेकार है मामला। मामला ये एक सटीक है, जो पढ़ो हजारों सवाल, कोई सवाल वहां से कोई दूसरा निकाल ना पाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैथ का क्लास कल या परसों से चालू हो जाएगा, वो भी 8 बजे करेक्ट। 8 बजे मैथ का क्लास भी बच्चे शुरू हो जाएगा, बिल्कुल परेशान ना हो। आप सब हमारी क्लास में जरूर जुड़े। कितने बजे? शाम 7 बजे। सारी क्लासेस आपको हमने बताई हैं, सारी क्लासेस में आप सब सपोर्ट करो। सुबह 7 बजे से लेकर सारी क्लासेस फिनिक्स एकेडमी पर चल रही हैं। 12 बजे रीजनिंग की क्लास चल रही है, 9 बजे हिंदी की क्लास चल रही है, सुबह 11 बजे स्टैटिक जी की क्लास चल रही है, सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है, शाम 7 बजे हमारी ऐसी क्लास लूसेंट का एनकाउंटर सब जगह आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सब बस क्लियर हो गई बात। अगला बच्चे, अगला क्या लगाओगे? राष्ट्रीय खेल, जिसको बोलते हैं नेशनल स्पोर्ट। राष्ट्रीय खेल, और याद कर लेना मेरे लाल, राष्ट्रीय खेल किसे बोलते हैं? हॉकी। हॉकी को राष्ट्रीय खेल के नाम से जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल जो माना जाता है वो किसे माना जाता है भाई साहब? हॉकी। क्लियर? बहुत बढ़िया, सब पास। हाँ चलो अब बात सुन लो। हॉकी में जो गेंद यूज होती है, जो बॉल यूज होती है हॉकी में, तो गेंद का जो भार होता है वो कितना होता है? तो आप सब याद कर लेना, गेंद का जो भार होता है 155 ग्राम होता है। हॉकी में जो स्टिक प्रयोग की जाती है, स्टिक की लेंथ कितनी होती है, लंबाई, तो याद कर लेना 91 सेंटीमीटर। 91 सेंटीमीटर के बच्चे स्टिक का प्रयोग होता है। और गेंद की लंबाई का कितना बच्चे भार, गेंद की भार का वजन कितना होता? तो 155 ग्राम होता, जो हॉकी में होता। हॉकी में बच्चे खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? तो प्रत्येक टीम में जो खिलाड़ी होते हैं हॉकी के बच्चे, वो होते 11 प्लेयर का गेम है। फिर हॉकी के मैच की अवधि कितनी होती है? तो याद कर लेना, हॉकी के मैच की अवधि जो होती है वो होती है 70 मिनट। और जबकि लोग बताते हैं कितना बच्चे 50 मिनट 60 मिनट, जबकि 70 मिनट का गेम होता है। कौन सा? हॉकी वाला। क्लियर है? हर एक सवाल समझ में आएगा। आगे बच्चे, भारत में हॉकी के जादूगर किसे कहते हैं? भारत में हॉकी के जादूगर, तो याद कर लेना, भारत में जो हॉकी के जादूगर हैं उनका नाम बच्चे क्या बोला जाता है? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद बच्चे जाने जाते हैं किस नाम से? हॉकी के जादूगर के नाम से। ठीक है, फिर बच्चे बहुत ध्यान से समझ लेना, बहुत ध्यान से समझ लेना मेरे लाल। हॉकी के जादूगर का जो जन्म हुआ था ना, वो कब हुआ था? ये हुआ था 29 अगस्त को। 29 अगस्त को इनका जन्म हुआ था, इसीलिए 29 अगस्त को हम लोग मनाते हैं क्या? राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट डे, राष्ट्रीय खेल दिवस। कब बच्चे? कब? 29 अगस्त को। दूसरी बात, हॉकी के जादूगर जो मेजर ध्यानचंद है, इनकी जो बुक है बच्चे, पुस्तक, इस पुस्तक का नाम क्या है? इस पुस्तक का नाम बच्चे है गोल। क्या नाम है? गोल। किसकी पुस्तक का नाम? हॉकी के जादूगर बच्चे मेजर ध्यानचंद का।
मेजर ध्यानचंद का अगर जन्म की बात पूछे, आप सब जन्म भी बता सकते हो, प्रयागराज, जिसको पहले बोलते थे बच्चे क्या, इलाहाबाद। प्रयागराज जिसको पहले बोलते थे क्या, इलाहाबाद। हर एक सवाल बच्चे क्लियर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। बच्चे मॉडर्न हिस्ट्री है, स्टैटिक जीके कैसे हो गया? अरे यार ये बताओ, स्टैटिक जीके क्या कोई सब्जेक्ट, कोई एग्जाम लिखता है मेरे लाल? नहीं लिखता है ना। मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर है राष्ट्रीय प्रतीक, जाके चेक कर लेना। फालतू परेशान कर रहा है बच्चे तू, अजीब इंसान है। क्या बताएं तुमको? चलो फिर सुन लो, फिर सुन लो। पेपर में सवाल आता, 1928 ओलंपिक, 1928 ओलंपिक कहां हुए थे? नीदरलैंड की राजधानी जिसको बोलते हैं एम्स्टर्डम, और वहां पर नीदरलैंड को ही हराकर पहला गोल्ड मेडल जीता था भारत ने। पहला गोल्ड मेडल जीता था भारत ने कब? 1928 में, नीदरलैंड को ही पटक कर। कहां पर? एम्स्टर्डम में। ठीक, चलो। बच्चे कह रहे हैं कि ये स्टैटिक जीके वो है, मॉडर्न हिस्ट्री नहीं है। भाई साहब कुछ दिन बाद तुम हम लोगों को, हमको पागल कर दोगे, इसलिए क्योंकि इतना ज्यादा यूट्यूब पर तुम भटक चुके हो ना, तुम्हें अंतर नहीं समझ में आ रहा। भाई मेरे, हम स्टैटिक जीके में क्या और कुछ लेके जा रहे हैं? अरे भाई जो चीज की बात हो रही वही तो चीज की चर्चा कर रहे हैं। दूसरी बात, सबसे खास बात मैं तुमको यहाँ पे बता दूं आप सबको, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। अब तुमसे मैं कह दूं, ये जो शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य पढ़ते हो, ये स्टैटिक जीके का पार्ट है तुम्हारी नजर में, लेकिन मेरी नजर में आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, सब्जेक्ट है आर्ट एंड कल्चर। अब आर्ट एंड कल्चर किसका पार्ट है? हिस्ट्री का पार्ट है। प्राचीन, मध्य, आधुनिक क्या क्या चीजें कब घटित हुई, किस किस समय में क्या चीजें अपनाई गई, यही तो उठा के बच्चे बना दिया गया, यही तो बना दिया गया स्टैटिक जीके। गधे हो, मार्केट में स्टैटिक जीके की किताब पढ़ना पसंद करते हो, लेकिन हिस्ट्री पढ़ना पसंद नहीं करते हो। तभी तो पेपर में थोड़ा सा अगर टफ लेवल आ जाता है ना, पिट जैसे एग्जाम में जो हाल हुआ ना तुम्हारा, इसीलिए हाल हुआ है। क्यों? क्योंकि तुम एक रवैया बना चुके हो कि बस तुमको उतना पढ़ना है जितना यूट्यूब पे मास्टर पढ़ा रहे हैं। लेकिन कभी तुमने सोचा है कि अगर डीप में थोड़ा ठीक से सब्जेक्ट वाइज चीजें पढ़ लें तो भाई साहब कितना अच्छा हो जाए, कितना अच्छा हो जाए, तुम बता दो मुझे। कभी नहीं सोचा तुमने? क्यों? क्योंकि वक्त नहीं तुम्हारे पास। तुम्हारे पास तो वक्त है ना सिर्फ कमेंट बाजी करने का, ऐसा नहीं वैसा। अभी यहीं पर मैं लिख दूं, पक्के करें 10 में 10। अरे गधे हो क्या? एक क्लास से 10 नंबर जीके में कैसे पक्के हो जाएंगे यार? मास्टर ने क्या जड़ी बूटी खा के आया है? पॉसिबल ही नहीं है। लिखना है तो कुछ भी लिख दें, लोग भी लिखते हैं। पूरे साल की करंट अफेयर्स पढ़े एक क्लास में 1 घंटे में, पेपर में प्रश्न कितने फंसते हैं ये इंपॉर्टेंट मायने रखता है। हमारी क्लासेस उठा लीजिएगा, कभी हम यहां पर यह नहीं बताते ये इस क्लास का प्रश्न इस पेपर में आया था। मैं सिर्फ इतना बताता हूं जो मैं जीके पढ़ा रहा हूं सारी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, अपने अपने हिसाब से छांट लेना। और अगर तुम इतना भी नहीं छांट पक सकते तो भाई साहब कुछ नहीं कर सकते। हमारा बात बिल्कुल साफ सुथरा होता है। पहली बात तो मैं आता ही बहुत कम हूं यहाँ पे पढ़ाने, और तुम लोग इतना डिस्टर्ब कर देते हो पूछो नहीं। इसीलिए पेट का एग्जाम हुआ, कोई भी एग्जाम हुआ, मास्टर जो 12 घंटे की मैराथन, 10 घंटे की मैराथन, हमारी 12 घंटे की मैराथन हिस्ट्री की जरा देखिएगा, कंटेंट है उसमें, क्वेश्चन बाजी नहीं है, ठीक है। उसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूं जितना प्राचीन हिस्ट्री का सवाल होगा वहीं से फंसेगा। ये होता दावा, ये दावा नहीं होता कि 1-2 घंटे में संपूर्ण इतिहास खत्म, 2 घंटे में ये खत्म। अरे यार कहां से खत्म?
पढ़ने में पूरा साल लग गया, पूरे 6 महीने लग गए, 2 घंटे में खत्म। 2 घंटे में तो सिर्फ तुम भी नहीं खत्म कर सकते, जब तुम्हारे पास नोट्स बने होंगे रिवीजन भी नहीं मार सकते। और बात बताओ, छोड़ो, दूर दूर की बात छोड़ो, अब तो भाई साहब रिवीजन भी नहीं मार सकते हो जब तुमने पन्ने भर के नोट्स बनाए होंगे। हम कहते हैं आप हमसे पढ़ के नोट्स बना के रखो, 2 घंटे में खत्म करके दिखाओ, चैलेंज देते हैं हम आपको, नहीं कर पाओगे आप। लेकिन आप जो मर्जी हो करो। इसीलिए भाई साहब मैं पढ़ाता हूं, बिल्कुल मेरे पास कम बच्चे हैं, लेकिन जो चीजें हैं सॉलिड है यार। मेरी क्लासेस मिला के देख लेना आप सब, ठीक है, मेरी क्लासेस मिला के देख लेना और सब कुछ लगा लेना जबरदस्त तरीके से। हाँ चलिए, इतनी बात समझ में आ गई है। चलो, राष्ट्रीय फल, तो कहने का तात्पर्य है बच्चे थोड़ा सा होशियार बनो, सजग बनो, चतुर बनो। ये थोड़े कि लोग पता क्या भ्रांति फैला के रखे हैं, लोग पता क्या भ्रांति फैला के रखे हैं कि अच्छा बच्चा अपने आप पढ़ रहा है, और जो YouTube पे बच्चा पढ़ रहा है ना, उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता, वो गधा बच्चा है, लोग ये कहते हैं। इस मिथक को तोड़ के दिखा दो उन्हें। ट्रक कुंदन कह रहे हैं आप बातें कोट करते, कोई बातें नहीं कर रहे हैं बच्चे, बिल्कुल सच्चाई बता रहे तो तुम्हें बुरी लग रही है, ठीक है। हाँ, तुम अगर यहाँ पे बातें करके कुछ बताओ तो हम उसको बर्दाश्त करें। चलो, राष्ट्रीय फल लिख लेना। राष्ट्रीय फल किसे बोलते बच्चे? आम को। आम का बच्चे वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका, ये किसका वैज्ञानिक नाम हुआ बच्चे? आम का, याद कर लेना। आम का वैज्ञानिक नाम हो गया मैग्नीफेरा इंडिका, राष्ट्रीय फल है भारत का। क्लियर है? दूसरी बात, बहुत अच्छे अच्छे सवाल बता रहा हूं। भारत का तो राष्ट्रीय फल आम है, सबको पता है। फलों का राजा, किंग ऑफ फ्रूट्स किसे बोलते हैं? फलों का राजा बच्चे किसे बोलते हैं? आम को। सब बता सकते हो, लेकिन जो सवाल है सबसे इंपॉर्टेंट, भारत के अलावा और कौन से 2 देश हैं जहां का बच्चे आम राष्ट्रीय फल है? एक पाकिस्तान का और एक फिलीपींस का। ये दोनों देश भी आप लिख लेना कि पाकिस्तान और फिलीपींस का भी राष्ट्रीय फल बच्चे आम है, याद कर लेना। अगर यहीं पे तुमसे कह दिया जाता बच्चे कि पाकिस्तान की कैपिटल का नाम बता दो, तो तुम सब बता देते इस्लामाबाद। अगर तुमसे कह देता कि पाकिस्तान की पूर्व राजधानी बता दो, ओल्ड कैपिटल, तो ओल्ड कैपिटल का नाम बच्चे क्या है? कराची, ठीक है। फिर यहां पे मिलेगा फिलीपींस की कैपिटल का नाम बता दो, फिलीपींस की कैपिटल का नाम बच्चे क्या है? मनीला। मनीला, मनीला में बच्चे क्या है? तो याद कर लेना, मनीला में तो एक हेडक्वार्टर स्थित है, किसका? याद कर लेना, एडीबी का। अब तुम कहोगे सर जी एडीबी क्या है? तो एडीबी है बच्चे एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक, ठीक है, याद कर लेना बहुत अच्छे से। दूसरी बात, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर बच्चे? मनीला में। क्लियर? आम को विलासिता का प्रतीक कहते हैं, आम को विलासिता का प्रतीक बोलते बच्चे। विलासिता का प्रतीक किसे बोलते? आम को। ये भी याद कर लेना। हर एक सवाल ये तुम इसमें कभी तुम्हारा दिमाग ही नहीं जाएगा, तुम्हारा दिमाग ही नहीं जाएगा। अब तुमसे कहेगा कि आम का सर्वप्रथम खेती होना कहां पे हुई थी, मतलब एक प्रकार से आम का जन्म स्थान क्या है, तो बच्चे आप सब बता सकते हो। 4000 वर्ष पूर्व आम की खेती कहां पर हुई थी? इंडिया में। खेती का मतलब जन्म स्थान। आम पूरे विश्व में किसकी देन है? तो वो देन है बच्चे किसकी? भारत की देन है बच्चे, भारत की, ठीक है, याद कर। भारत में सबसे पहला उत्पादित आम कौन सा था? पहला उत्पादित आम भारत में कौन सा था? आप सब बता सकते हो। पहला उत्पादित आम बच्चे जो था, जिसका नाम था कलमी, जिसको हम लोग बोलते हैं मालगोआ। मालगोआ, याद कर लेना। मालगोआ भारत में पहला उत्पादित आम था। इस समय तक का वर्तमान में 600 से ज्यादा
600 से ज्यादा भारत में प्रजाति बच्चे यहाँ पर मिल चुकी है। ठीक है, अब सुन लो, एलोरा की गुफाएं तो सुने हुए होगे तुम, एलोरा की गुफाएं। तो एलोरा की गुफाओं में जो महाराष्ट्र में पड़ती हैं, औरंगाबाद में, तो ये जो केव्स ऑफ एलोरा है, एलोरा की गुफाएं हैं, कहां पर है? महाराष्ट्र में। तो एलोरा की गुफाओं में हिंदू धर्म भी मिलता है, बौद्ध भी मिलता है और जैन धर्म भी मिलता है। तो एलोरा की गुफाओं में जो जैन धर्म मिलता है, एक जैन धर्म की देवी थी जिनका नाम था अंबिका, जिनका नाम था अंबिका। क्लियर है? अंबिका, जो जैन धर्म की एक देवी थी जिनका नाम था अंबिका। क्या नाम था? अंबिका। अंबिका, जब वहां पर जो मुद्रा दिखाई गई अंबिका को, अंबिका जिस देवी अंबिका जिस आसन पर बैठी हैं, वो आसन बच्चे किसका है? तो आप कह सकते हो आम के वृक्ष का। जो देवी अंबिका के लिए आसन लगाया गया है, वो आसन बच्चे क्या है? तो याद कर लेना, वो आसन है आम का वृक्ष, आम का वृक्ष। तो आम का जो वृक्ष है बच्चे, उसका आसन बना हुआ है, देवी अंबिका उस पर विराजमान है। और ये चीज कहां पर देखने को मिल रही है? ये चीज मिल रही है कहां पर? तो आप सब कह सकते हो बच्चे, एलोरा की गुफाएं, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। कमेंट करके मुझे बताओ, क्या आप राष्ट्रीय फल आम के बारे में इतनी सारी चीजें पता चली? जल्दी से कमेंट करके बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत प्यारा, अच्छा, पूरा फुल मजा आ रहा है। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश, बहुत बढ़िया। जबरदस्त। चलो आ गया सर, लाइक शेयर कर दो। कितनी मेहनत कर रहे हैं, सबको अगर लगता होगा तो बच्चे शेयर कर देंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं है ना। चलो, साउंड की क्वालिटी तो बच्चे बढ़ी हुई है बिल्कुल। और हाँ, कितने बजे आना है मेरे लाल? कितने बजे आना है तुम्हें पता है आपको? आप सबको डेली शाम 7 बजे आना है बच्चे, डेली शाम 7 बजे। हाँ चलो, इतनी बात समझ में आ गई मेरे बच्चे? बहुत प्यारा, जबरदस्त जबरदस्त, शाबाश। चींची की आवाज आ जाती, कोई बात नहीं, चूचू कर दो तुम। हाँ, क्या बात है सर, क्या पढ़ाते हैं, मजा आ जाता है। शाबाश शाबाश मेरे प्यारे साथियों। चलो अगला, अगला क्या बच्चे? राष्ट्रीय नदी। और भारत में राष्ट्रीय नदी का दर्जा किसे दिया गया? सबको पता है, गंगा माता को। हम लोग नहाने भी जाते हैं, गंगा मैया की जय हो, गंगा नदी को। ठीक, राष्ट्रीय नदी का जो टैग, जो दर्जा दिया गया, वो कब दिया गया? तो आप सब बता सकते हो। ये दिया गया नवंबर 2008 में। नवंबर 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया, किसे? गंगा को। क्लियर है? याद कर लेना। गंगा की लंबाई कितनी बच्चे? तो गंगा की जो लंबाई है, लेंथ है, वो 25 किलोमीटर। किसकी लंबाई बच्चे? गंगा की। अगला सवाल बहुत प्यारा आएगा आपके समझ। क्या आएगा कि गंगा का उद्गम स्थान कहां पर है? ओरिजिन पॉइंट। तो ओरिजिन पॉइंट कहां पर है? तो गंगोत्री, हिमनद लिख लेना, गंगोत्री, गोमुख, हिमनद। कहां पर? तो आप सब कह सकते हो उत्तराखंड में। ठीक, गंगा नदी का जो विस्तार है वो कितने राज्यों में है? कितने राज्यों में बहती है? तो 5 राज्य हैं। 5 राज्यों में गंगा नदी का विस्तार है। पहली बात तो निकलती कहां से? उत्तराखंड, यूके लिख दिया। यूके का मतलब समझ रहे हो आप सब? उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद बच्चे जो दूसरा राज्य पड़ेगा, यूपी पड़ेगा। यूपी के बाद बीएच, बीएच मतलब समझ रहे हो? बिहार। जेएच, जेएच मतलब समझ रहे हो? झारखंड। और 5वां जो पड़ेगा डब्ल्यूबी,
WP का मतलब समझ रहे हो आप, वेस्ट बंगाल। 5 राज्यों में विस्तार है बच्चे, 5 राज्यों में। कहां कहां? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। क्लियर है? कितने राज्यों में विस्तार है? 5। क्लियर? अब गंगा नदी की सबसे सहायक नदी तो कई सारी हैं, सोन, यमुना, पुनपुन, टोंस, लेकिन गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी बच्चे? गंगा नदी की। तो आप सब याद कर सकते हो, सबसे लंबी गंगा नदी की सहायक जो जिस नदी का नाम है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? यमुना। यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी बच्चे मानी जाती है। ठीक है, सबसे लंबी सहायक नदी मानी जाती कौन सी? यमुना। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? शाबाश, बहुत बढ़िया। दूसरी बात, 5 राज्यों से होते हुए गंगा नदी का आखिरकार मुहाना, मुहाना का मतलब हो गया माउथ, कहां पर बनता है? तो आप सब बता सकते हो, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल का मतलब हो गया बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में बच्चे मुहाना बनता है, किसका? गंगा नदी का। गंगा नदी जाके वहां गिर जाती है, और सबसे खास बात, इन राज्य पश्चिम बंगाल के बाद ये पहुंचती है कहां पर? पश्चिम बंगाल के बाद ये पहुंचती है एक विदेशी देश, और उस विदेशी देश का नाम है बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल के बाद बच्चे ये पहुंच जाती है एक विदेशी देश, तो याद कर लेना वो कहां पहुंच जाती है? बांग्लादेश। याद कर लेना। अब बात आती है, क्या बांग्लादेश में गंगा को गंगा कहते हैं? बच्चे, बांग्लादेश में गंगा को हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं। पद्मा के नाम से इंडिकेट करते हैं किसको? भाई साहब, गंगा को। कहां पर? तो आप सब कह सकते हो, बांग्लादेश में हम लोग गंगा मैया को पद्मा के नाम से जानते हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया, समझ में आ गया बात? बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है हिंदी में लिखा करो, एक शब्द हमने लिख दिया अंग्रेजी में, आफत आ गई। ठीक है, आफत आ गई इतने में ही। अब सुन लो, गंगा नदी में प्रदूषण बहुत हो रहा, तो प्रदूषण से बचाने के लिए एक बच्चे बनाया गया क्या? राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण। राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण। तो राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण बच्चे जो बनाया गया, उसका गठन कब किया गया? तो याद कर लेना, 2009 में। 2009 में राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण बनाया गया, किससे बचाने के लिए? गंगा मैया को प्रदूषण से। प्रदूषण से बचाने के हेतु, प्रदूषण से बचाने हेतु गंगा माता को राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया 2009 में। क्लियर है बच्चे? बहुत प्यारा। हाँ, 7 बजे सर जी आपकी क्लास नहीं छोड़ेंगे, ये सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है। तो कितने बच्चे हैं लाइक करके बताएं और कमेंट करके बताएं कितने लोग 7 बजे डेली उपस्थित रहेंगे। अगर आपको जीके में महारत बनना है तो हमारे साथ अगर आप क्वेश्चन भी करोगे ना, तो हरी वाली बुक ऐसे निपटा देंगे भाई साहब, चुटकियों में जैसे भाई साहब ताली बजती ऐसे, बड़ा बच्चों का खेल बना देंगे भाई सबको, ये मान लीजिएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। कितना स्क्रीनशॉट लेना, ले लो भैया, स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आप कमेंट करके बता दो। और बच्चे कह रहे हैं सर पीडीएफ मिलेगा? भाई क्यों पीडीएफ नहीं मिलेगा? क्यों पीडीएफ नहीं मिलेगा? मिलेगा। कहां पर मिलेगा? ये भी हमने आपको बताया हुआ है। कहां पर? तो बच्चे वो मिलेगा गूगल प्ले स्टोर फिनिक्स एकेडमी उन्नाव ऐप पर, और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। मास्टर क्लास ऐप पर फ्री मिलेंगी, आपकी सूचना वहीं नोटिफिकेशन के माध्यम से आ जाएगी। ठीक है, चलो, तो आशा करते हैं इतनी बात आपको पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा जबरदस्त तरीके से। हाँ, शाबाश। चलिए देखिए भाई, पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे जबरदस्त तरीके से। हमने प्लान ये बनाया है कि पहले आधुनिक इतिहास के कम से कम 5 से 10 टॉपिक कंप्लीट कराएं, फिर उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट के टॉपिक कंप्लीट कराएं, तो इससे आपके टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और हाँ, सभी को भी बता दें 7 बजे अपनी क्लास तो होगी, लेकिन एक दिन आपका अवकाश भी रहेगा।
ये मत कहना फिर सर रोज नहीं पढ़ाते हो, ये मत कहना। एक दिन हम अवकाश रखेंगे, लेकिन एक दिन मैराथन पढ़ाएंगे बढ़िया, ठीक है। उस दिन पूरा टॉपिक वो चिपका देंगे, खत्म कर देंगे। चल 2009 से कुछ सीख पा रहे हो बच्चे? 2009 से कुछ सीख पा रहे हो? नहीं सीख पा रहे तो हम सिखाने के लिए आ रहे हैं तुम्हें। देखो भाई, यहीं पर एक बता दे तुमको, उसका नाम है राष्ट्रीय जलीय जीव, जो गंगा नदी में बहुत मात्रा में पाई जाती है। राष्ट्रीय जलीय जीव, और राष्ट्रीय जलीय जीव जिसको हम लोग बोलते हैं डॉल्फिन। क्या बोलते हैं? डॉल्फिन। पेपर में सवाल आता, जो राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन होती है, उसको बच्चे राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा कब दिया गया? तो जिस वर्ष गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए ये प्राधिकरण का गठन किया गया, उसी वर्ष 2009 में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया। क्लियर है? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। भारत में एक गंगा नदी हो गई, एक चंबल नदी हो गई, जहां पे डॉल्फिन पाई जाती है, ठीक। पाकिस्तान की सिंधु नदी में उसको हम लोग बोलते हैं फूला। क्या बोलते हैं? फूला, ठीक है। दूसरी बात, पेपर में सवाल एक और आता है, किस जगह की डॉल्फिन जो है वो आंखों से अंधी होती है, ब्लाइंड, मतलब उनको दिखाई नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब है वो गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती है वही बच्चे अंधी होती है, ठीक है, उनकी रोशनी नहीं होती है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। हाँ, शाबाश, हाँ, क्लियर हो गई बात? शाबाश बच्चे। चलो, तो डॉल्फिन वाला भी बता दिया, कोई दिक्कत तो हो नहीं रही होगी। शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ, आ रहा समझ में ना? शाबाश। चलो आगे, अगला। अब यहां पे लगा लेना राष्ट्रीय मुद्रा। तो सबको पता है राष्ट्रीय मुद्रा भारत की क्या है बच्चे? रुपया। लेकिन पेपर में सवाल आता है कि जो रुपया होता है ना बच्चे, उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? उसका प्रतीक चिन्ह जो है ना वो ये है, ये। और ये प्रतीक चिन्ह दो लिपियों को मिलाकर बना है, जो एक प्रकार से रा बना है, रा, ये हिंदी वाला। ये बना है देवनागरी लिपि का। किस लिपि का? देवनागरी लिपि का। और जो बच्चे एक प्रकार से ये वाला रा, दोनों को मिला के बनाया गया। जो अंग्रेजी के अक्षर होते हैं वो होते हैं रोमन लिपि के। तो देवनागरी लिपि और रोमन लिपि दोनों का मिश्रण करके बनाया गया है बच्चे भारत की मुद्रा का प्रतीक चिन्ह। क्लियर है? याद कर लेना। बहुत बढ़िया, जबरदस्त तरीके से समझ आ रहा है। और ये जो नया प्रतीक है ना, ये बच्चे कब बना? तो याद कर लेना, इसे जो भारत सरकार ने घोषित किया है 15 जुलाई 2010 में। और ये डिजाइन किसके द्वारा किया गया? मतलब ये प्रतीक डिजाइन किसने किया? तो मुंबई में जो आईआईटी है उसके प्रोफेसर थे डी उदय कुमार। डी उदय कुमार ने बच्चे इसका डिजाइन किया, भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह का। किसने? डी उदय कुमार ने। क्लियर है? शाबाश मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। उदय कुमार ने इसका किया था, ठीक। अब सुन लो, भारत की जो मुद्रा है रुपया, ये विश्व की 5वीं मुद्रा है। विश्व की 5वीं मुद्रा है। किस मामले में? तो विश्व की 5वीं मुद्रा है जिसका अपना प्रतीक चिन्ह है, जिसका अपना प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है, ठीक। इसके पहले कितने देश हैं? 4। अब इन 4 देशों में आपको पता है कौन कौन से देश हैं जिनका अपना खुद का प्रतीक चिन्ह है मुद्रा के मामले में, ठीक है।
जिनका खुद का अपना प्रतीक चिन्ह है, जल्दी बताओ कौन कौन है। हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। एक कौन कौन से प्रतीक चिन्ह है, एक अमेरिकी डॉलर का है, एक अमेरिकी डॉलर का है, एक ब्रिटिश पाउंड का है, और एक जापान की मुद्रा येन उसका है, और एक बच्चे यूरोपीय मुद्रा यूरो का। चार है, पांचवी रुपया है जिसका एक अपना खुद का बच्चे प्रतीक चिन्ह है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है स्टडी मीन्स गोल, क्या बात है, ठीक है। स्टडी मीन्स गोल कह रहा, जॉन फुर्थ की धरती से परिणाम